भारत क्लाइमेट समिट 2026 बहुत ही एक अनूठा कार्यक्रम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन इस बात के लिए। मंच पर विराजमान श्रीमान अश्विनी महाजन जी, जो भारत स्वदेशी जागरण मंच के कन्वीनर हैं, प्रेसिडेंट भारत क्लाइमेट फोरम, और साथ मैडम मीनाक्षी लेखी जी, जो पूर्व में मिनिस्टर रही हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर, और अभी कन्वीनर भारत क्लाइमेट फोरम। उपस्थित सभी विषय से जुड़े हुए प्रबुद्धजन मित्रों, आज के इस अवसर पर मुझे बहुत ही एक सुखद आनंद हो रहा है कि एक ऐसी महती आवश्यकता जो आज न केवल हमारे लिए चिंता का विषय है, बल्कि दुनिया के लोग भी अब इस पर बहुत चिंतित हैं। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, वी आर सोशल एनिमल्स, और हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, उसमें जहाँ कहीं कोई कठिनाई पैदा होती है तो कभी कभी लगता है कि हमारा जो आगे का मार्ग है कुछ कठिनाई भरा है। उसमें पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज, दीज आर द इश्यूज विच यू आर कंसर्न मोस्ट। अब इसमें जो लोग इस विषय का कारण बनते हैं वो भी चिंतित हैं, और जिसका कारण नहीं बनते हैं वो भी चिंतित हैं, क्योंकि आखिर प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ता है। एवरीबडी इज अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स। सो इसलिए हमने जो आज का जो सेमिनार है, इसका जो थीम रखा है, इसको देख करके सुन करके बहुत एक आनंदित महसूस कर रहा हूँ। फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड, क्लाइमेट सोल्यूशन दैट वर्क। मोस्ट प्लेजेंट थिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड हियर इन कमिंग हियर। तो इस नाते से दुनिया इसका समाधान ढूंढ रही है और भारत की तरफ देख रही है, एक बहुत ही सुखद आनंद है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि भारत, इस देश में भारत जो इस प्रकार के पर्यावरण और जो भी चीज़ें हैं, इसको केवल संसाधन नहीं मानता, बल्कि अपने जीवन के जीने का आधार मानता है। प्राकृतिक चीज़ें इस देश के अंदर आज से नहीं है, बहुत प्राचीन समय से हैं। जब हमारे पूर्वज हिस्टोरिकली वो प्राकृतिक चीज़ों की रक्षा भी करते रहे हैं, पूजा भी करते रहे हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे वन हो, चाहे पशु पक्षी हों, इनकी चिंता अपने देश के लोगों ने बहुत की है। हालांकि इसके लिए हमारे देश के लोगों की आलोचना भी होती है कभी कभी, ये तो सांप को पूजते हैं, ये तो पशुओं को पूजते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो हम अगर व्यवस्था देखते हैं, इसके पीछे विचार देखते हैं, तो वो ये है कि हमको प्रकृति की बहुत बड़ी चिंता पहले भी रही है, आज भी है। और इसकी दो वजह हैं। दो वजह यह हैं कि हम दुनिया की भी चिंता करते हैं, अपनी भी चिंता करते हैं। हम सारी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा विचार रहा है कि विश्व हमारा एक परिवार है और सबको मिलकर के ही करना चाहिए। अगर ताज़ा उदाहरण देना हो तो अभी कोविड जब आया 2019 में, तो कोविड-19 के बारे में जब विचार किया गया कि इसकी रक्षा बहुत ज़रूरी है, हमारे बारे में तरह तरह की शंकाएं पैदा की गई कि भारतवर्ष कोविड का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री होगा तो भारतवर्ष होगा। क्यों? एक तो जनसंख्या बहुत है और दूसरा गरीब देश है। ये हमारे बारे में बहुत फैलाया गया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने साइंटिस्ट को बुला करके कहा कि आप ऐसी वैक्सीन तैयार करिए जो हमारे लिए भी उपयोगी हो, कारगर हो, दुनिया के लोगों को भी हम सस्ते तौर पर उनको दे सकें। और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि उस कोविड की हमारी दो वैक्सीन जो साइंटिस्ट ने बनाई, हम तो अपने आप सुरक्षित कर ही पाए, साथ में 50 और देशों को हमने वो कोविड की 2 वैक्सीन भेजी, उनको बचाया। तो ये चीज़ें, प्रदूषण हो, पर्यावरण हो, इन सब चीज़ों में हम वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत आगे हैं और हमारा समाज इसको पूजता है। कभी कभी मैं एक विश्लेषण करता हूँ कि प्रकृति और भगवान में अंतर नहीं है।
हम भगवान जी की पूजा करते हैं तो वैसे ही प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति की 5 चीज़ें ऐसी मानी जाती हैं, इन 5 की चिंता करना, जिसमें भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है, नीर है। ये सब 5 चीज़ें प्रकृति अगर हमने सुचारू रूप से इसको बचा लिया तो ये समझो कि हमने भगवान को प्राप्त कर लिया। और मैं भगवान को इसके साथ जोड़ता कैसे हूँ? भगवान में जो शब्द है, अक्षर है, भ यानी भूमि, ग यानी गगन, व यानी वायु, आ माने अग्नि और न का नीर। 5 चीज़ों का जो एलिमेंट्स हैं वी फाइंड इन द वर्ड भगवान। तो इसलिए प्रकृति की पूजा माने भगवान की पूजा, यानी अपने आप को संतोष देना। तो इस प्रकार से आज भी जब संकट की कोई बात दिखती है हमको, हम उसको और आगे बढ़ करके इन चीज़ों का उपयोग जो होता है उसका उपयोग करना हमें बहुत आता है। ये ठीक है कि विश्व की बढ़ती हुई एक स्पीड, गति, इसमें उस उपयोग को हमने उपभोग करना शुरू कर दिया और उपभोग करते हुए सीमाएं तोड़ दी कि किस चीज़ का कितना उपयोग करना है। आखिर बढ़ते हुए इस क्रम में विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन विकास और प्रकृति इसका संतुलन बिगड़ते हुए देख करके सबको चिंता हुई। हमने उसके ऊपर ध्यान दिया। विकास भी चाहिए और हमको प्रकृति का, पर्यावरण का संरक्षण भी करना है, तो इसका उपभोग ना करते हुए उपयोग जितना है उतना ही आवश्यक हम करेंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़े और इसमें यदि सबसे ज़्यादा किसी एक सेक्टर में हम इसको महसूस कर सकते हैं तो पावर में महसूस कर सकते हैं। एनर्जी का एक स्वरूप पावर है, इलेक्ट्रिक पावर। और ये पावर चौके संयोग से जिसके नाते मुझे यहाँ बुलाया गया है, हम इसका बहुत ध्यान करते हैं। अगर हम इतिहास में जब जाते हैं तो पावर की ज़रूरत उस समय पड़ती थी, प्रकाश के रूप में पड़ती थी। प्रिमिटिव एज में मैं कह सकता हूँ, एंशिएंट एरा में, जब आज की तरह पावर नहीं थी तो मनुष्य की आवश्यकता सूर्य पूरी करता था। सूर्य हमको प्रकाश भी देता था, धूप के कारण से हमको ऊर्जा भी मिलती थी, गर्मी भी मिलती थी। और फिर जब प्रगति आगे हुई व्यक्ति की, तो व्यक्ति ने उस सूर्य से आगे बढ़ कर के, क्योंकि मनुष्य जो होता है ह्यूमैनिटी उसका एक नेचर होता है, तो उसने पत्थर को रगड़ा, अग्नि निकली और उस अग्नि को आग यानी आग बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया, उसके साथ आग बन गई। अब उसने अपना काम चालू किया। जीवन के लिए आग बहुत ज़रूरी है, प्रकाश भी ज़रूरी है और ऊर्जा भी ज़रूरी है। आगे बढ़ कर के उसने फिर मिट्टी में से कोयले का उपयोग किया, उसने तेल का उपयोग किया। ये चीज़ें उस समय की हैं जब ये सारी चीज़ें हमें बिजली आज के रूप में मिलती ही नहीं थी। लेकिन और ज़्यादा उसका जब उपयोग शुरू हुआ, उस कोयले से आग की बजाय हमने उसका थर्मल पावर के नाते पावर का उपयोग कर लिया। इससे आगे बढ़ते हुए हमने पहाड़ से गिरने वाला पानी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका उपयोग किया। यहाँ तक सब हम दोहन कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, हम उसका शोषण नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमको पानी में से बिजली मिलती है तो उसका उपयोग हम करेंगे, उसको हमने किया। आगे बढ़ते हुए हमको हवा में से बिजली मिलने लगी, हमने हवा में से बिजली लेनी शुरू कर दी। ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट हैं जिसको लेकर के हम बिजली को आगे बढ़ते चले गए। हम न्यूक्लियर पर भी बिजली लेने के आगे आ गए हैं। अब ये सारी करते करते लगा कि फिर से सूर्य का चक्र जो हमको कभी प्रिमिटिव एज में प्रकाश देता था, उष्णता देता था और हमको उसका लाभ होता था, तो सूर्य का उपयोग क्या आज उस पूरे चक्र को पूरा कर सकते हैं? तो फिर हम सौर ऊर्जा पर आ गए और हमने फिर सौर ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। फ्रॉम सन टू सन हमारा एक साइकिल पूरा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग इसलिए करना पड़ा कि जब थर्मल पावर्स लगने लगे, प्लांट लगने लगे, तो उसमें प्रदूषण शुरू हो गया। और प्रदूषण अगेन क्लाइमेट चेंज का भी और पर्यावरण के नाते भी इसका यानी एक सेकंड जो डार्क साइड है
वो जब ध्यान में आई तो रिन्यूएबल एनर्जी पर जाना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी में जाते हुए और हमने जो काम किए हैं वो बहुत ही एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में हम उसमें लीडर हो गए हैं। दुनिया के अंदर आज अगर कहें तो वी आर लीडर इन सोलर एनर्जी, और उसका जितने भी हमारी फोसिल नॉन फोसिल्स की पावर है, अचीवमेंट इन क्लीन एनर्जी रिमार्केबल है। तो उस नाते से मैं कह सकता हूँ कि वाइल वी आर प्राउड ऑफ ऑल ओवरऑल अचीवमेंट इन पावर सेक्टर, एट द सेम टाइम India has rapidly transitioned towards clean energy. Non-fossil fuel sources now account for over 51.5% of our total installed capacity. और इसमें रिमार्केबल बात यह है कि हमारा जो टारगेट था कि 2030 का था कि वी विल क्रॉस 50% ऑफ आवर RE, बट वी हैव अचीव्ड इट 5 years अर्लियर देन दैट। इन 2025 हमने सच अचीव किया है। दिस इज आवर स्पीड ऑफ डूइंग द वर्क, दिस इज आवर कमिटमेंट टू द सिस्टम। तो हमने उसको 5 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया है। सिंस 2014 we have added 178 gigawatt of renewable energy including large hydro. Our solar journey stands as a global example. Installed solar capacity has increased nearly 47 times from 2.83 gigawatt to 133 gigawatt, making India the third largest solar power producer in the world. Friends, as the minister also responsible for urban affairs, I can say that we are equally focused on environment-friendly urban transport system also. The rapid adoption of electric vehicle, the expansion of ethanol-blended fuels are reducing emissions, lowering oil imports, and strengthening India's energy security. These achievements are the result of clear policy direction, strong institution, and active participation by states, industry, and citizens. I can confidently say that India is firmly on track to achieve the Prime Minister's vision of 500 gigawatt of renewable energy by 2030. मित्रों, हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में अगेन एमिशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, मेट्रो इज अगेन एन इशू टू बी मेंशन्ड। हमारे देश में 2002 के अंदर मेट्रो शुरू हुई थी, एंड इन 23 years ओनली हम दुनिया के देशों में जहाँ जहाँ मेट्रो है हम उसमें तीसरे स्थान पर आ गए हैं। फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज USA, एंड वी आर द थर्ड वन। और संयोग से US से और हमारे बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है। आई होप नेक्स्ट 2-3 years में हम US को सरपास कर जाएंगे। हमने 1100 किलोमीटर मेट्रो जो है वो इस समय रनिंग में है, एंड मोर देन 800 किलोमीटर्स दैट इज़ इन पाइपलाइन, जबकि USA की इस समय 1400 किलोमीटर रनिंग मेट्रो है और उनका पाइपलाइन में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनका तो 60 साल से 70 साल से मेट्रो शुरू हुआ, शायद इससे भी पहले शुरू हुआ। हमने जो 23 years में अचीव किया उन्होंने 70 साल में अचीव किया है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। इस परिवर्तन के केंद्र में एक जन केंद्रित पहल है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो दिसंबर 2025 तक हम इसमें 24 लाख हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर सिस्टम जोड़े हैं, जिससे लगभग 7 गीगावाट कैपेसिटी ये जुड़ी है। घर घर में रूफटॉप के ऊपर बिजली, ये दुनिया के लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में घरों पर भी रूफटॉप सोलर हमने लगाया है। वी आर द फर्स्ट वन इन द फील्ड। सूरज बेशक रात को न निकलता हो, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि सूरज से निकलने वाली ऊर्जा दुनिया में रात कभी होने नहीं देगी। हम निश्चित रूप से और आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर भी काम कर रहा है, और जो इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके तहत 2030 तक 5 मिलियन टन्स एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन ये हमने अपना टारगेट रखा है, जिसमें 19,700 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है, तथा लगभग 6 लाख रोजगार
इसके सृजन का अनुमान है। इससे भी बड़ी बात होगी कि मिशन की सफलता में 1 लाख करोड़ फ्यूसिल फ्यूल इंपोर्ट की बचत भी होगी, क्योंकि अभी तक हम जो इंपोर्ट करते हैं फ्यूल, उससे भी बचत होगी। यह मिशन भारत के एनर्जी ट्रांजिशन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इसके अलावा क्लीन एनर्जी स्ट्रेटजी में न्यूक्लियर पावर भी भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2047 तक 100 गीगावाट के स्पष्ट लक्ष्य के साथ 20,000 करोड़ आउटले वाली न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, इसकी भी कल्पना की गई है। जो भी मात्र 8 गीगावाट है, हम 2047 तक 100 गीगावाट का टारगेट इसको अचीव करेंगे, जिसके अंतर्गत 2033 तक इंडिजिनसली डिजाइंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ये विकसित किए जाएंगे। मोबिलिटी सेक्टर में भी हम स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को तेज़ी से अपनाया जा रहा है और एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का विस्तार एमिशन कम करने, ऑयल इंपोर्ट घटाने और एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करने में भी सहायक सिद्ध होंगे। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ भारत एग्जिस्टिंग एसेट की एफिशिएंसी भी बढ़ा रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स में सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर 2025 तक 70,000 मेगावाट सुपर क्रिटिकल और 7,600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कैपेसिटी कमीशन की जा चुकी है। भारत के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल एक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें विकास करना है, लेकिन साथ में विकास की कीमत भी तय करना होगी। आज भारत, जैसा मानते हैं कि गीता और गौतम बुद्ध की धरती होने के नाते से एक शांति का संदेश ये भी दुनिया को हम दे रहे हैं कि भारतवर्ष इस बात का बहुत बड़ा एक समर्थक है कि दुनिया के संघर्ष को कैसे समाप्त किया जाए, हम अपने जीवन में अच्छे विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक बार की घटना ऐसा बताते हैं कि गौतम बुद्ध, उन्होंने अपने एक शिष्य को ये कहा था, पूछा था कि आपको अगर कोई फूल बहुत पसंद है तो उसको क्या करोगे उसके साथ? तो शिष्य ने कहा कि मैं उसको तोड़ के ले आऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि फूल तोड़ोगे तो मुरझा जाएगा और एक फूल नष्ट होगा। फूल को तोड़ने के बजाय, पसंद करने के बजाय उस फूल से प्यार करो, ताकि उस फूल को आप पानी दोगे, उसको सिंचाई रखोगे, फूल तो फूल अपनी जगह लगा रहेगा। इसलिए उस फूल को तोड़ने के बजाय उसको प्यार करना, ताकि उसको आप रोज़ पानी देकर पौधे में जो ना बनाए रखो। हमें अपनी परंपराओं में संस्कार और संस्कृति, इसके ऊपर भी जोर देना है। कर्म ही हमारी पूजा है। कर्म में प्रकृति के प्रति प्रेम और सद्भावना ये रहनी चाहिए। भारत उपयोग और उपभोग में अंतर करना जानता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2047 के विकसित भारत में एक स्वच्छ, स्वस्थ, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा से रोशन होगा। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।